नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो काशी पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। सीएम योगी ने एयरपोर्ट पर देउबा का स्वागत किया है। आज काशी के दौरे पर है नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर। 2014 के बाद पहली बार किसी नेपाल के पीएम का ये काशी दौरा है। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर भी वाराणसी पहुंचे हैं। बीते दिन उन्होंने सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने पूरी व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त करने को कहा और विशेष रूप से अधिकारियों को अपने छवि को सुधारने के निर्देश दिए। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किया। अब आज सीएम योगी काशी दौरे पर पहुंच रहे हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का स्वागत करते नजर आए। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2014 के बाद किसी प्रधानमंत्री का ये दौरा है और योगी आदित्यनाथ यहां पर स्वागत करने के लिए पहुंचे थे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर का। ये तस्वीरें भी उस वक्त ही हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरह से सरकार के 2.0 के गठन के बाद ये लगातार जो है सीएम योगी जो है वो दौरे पर दौरे कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर वाराणसी में, क्योंकि यहाँ पर सीएम भी पहुंच रहे हैं और खास बात यह है कि इस बार मेहमान का भी आगमन हुआ है, यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए राष्ट्रीय, पहली चीज तो मैं फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि वाराणसी में इस तरीके से बच्चे, शिक्षक, तमाम लोग जो काशी की परंपरा है अतिथि देवो भव, उस तर्ज से जो है बच्चे यहाँ स्वागत करने के लिए नेपाल और भारत का झंडा लिए। देखिए शिक्षिका है हमारे साथ जो झंडा ली हुई है नेपाल का और भारत का, दोनों मैत्री संबंधों को दर्शाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको कहीं न कहीं काशी में वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो नेपाल के आ रहे हैं, ये दौरा काफी आम और खास माना जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो है उसको लेके जोड़ा जा रहा है। यहाँ की शिक्षिका है, ये लोग स्वागत कर रहे हैं, लोग से जानते हैं कि आखिर किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं, अपने भारत की परंपरा को कैसे, काशी की परंपरा को दिखा रहे हैं अतिथि देवो भव। क्या कहना चाहेंगे, नेपाल के प्रधानमंत्री आ रहे हैं? बहुत ही हम सबके लिए गर्व का विषय है कि हमारे वाराणसी शहर में नेपाल के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, साथ में हमारे योगी जी भी हैं और हम लोग की ये परंपरा शुरू से रही है कि अतिथि देवो भव, और हम सब जो भी आता है बहुत ही उल्लास के साथ और बहुत ही हर्ष के साथ। नवरात्र का आज दूसरा दिन है, सभी व्रत थे कल और रमजान का भी प्रारंभ है, बच्चे व्रत भी है, आज रोजा का व्रत है, उसके बावजूद बच्चे यहाँ पे बड़ी संख्या में आए हैं। बोर्ड की परीक्षा चल रही है, उसके बाद भी बच्चे आए हैं। मतलब अतिथि को हम सब बहुत ही सम्मान करते हैं, वो कहीं के भी हो, अगर हमारे देश में, हमारे शहर में आते हैं तो उनका हम किसी प्रकार से स्वागत करते हैं। तो राष्ट्रीय, आप देख रही हैं कि शिक्षिका है, इनका कहना है व्रत है, बच्चे रमजान है, उसके बावजूद भी देखिए ये जो लाइन लगी हुई है, ये देखिए बच्चे नेपाल और भारत का झंडा लिए हुए हैं। अतिथि देवो भव, थोड़ी देर में इसी रास्ते से 2 से 5 मिनट में राष्ट्रीय प्रधानमंत्री अभी गुजरने वाले हैं। उसके बाद काल भैरव मंदिर जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे, उसके तदोपरांत वो पहुंचेंगे विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद जो नेपाल की मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, वहां जाएंगे और वहां पे जो नेपाल की परंपरा है उससे जो है तैयारियां की गई हैं, उस विधि विधान से वो पूजन दर्शन करेंगे। उसके बाद उनका आरक्षित समय रखा गया, होटल ताज में लगभग 2 बजे वो पहुंचेंगे और जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री के साथ वो डिनर करेंगे। जी राष्ट्रीय। बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर हम बात करें तो क्या किस तरह की बातचीत भी होनी है, क्या किस तरह की बैठक यहाँ पर होने वाली है सीएम और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच? राष्ट्रीय, सबसे बड़ी चीज बता दो, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, लगातार जिस तरीके से चीन नेपाल से जुड़ाव और वहां की कार्य योजनाएं, तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर चीन लगातार नेपाल के साथ मैत्री संबंध अच्छा बनाया हुआ था। तो कहीं न कहीं उन संबंधों की जो जोड़ तोड़ की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात की जाए, तो भारत भी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का आगमन है ये काफी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश उनके स्वागत के लिए आए हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये चीजें जो देखी जा रही हैं, ये भारत और नेपाल के जो बीच में रिश्ते में थोड़ी सी खटास देखने को मिली थी, उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और नेपाल के जो मैत्री संबंध पहले से चले आ रहे हैं उसको बरकरार करने की कोशिश कर रहे हैं। राशि
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। आपका नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि आज का दिन काफी अहम है। अतिथि यहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं नेपाल के, ऐसे में स्वागत की तैयारियां हैं। योगी जिन्होंने स्वागत किया भी है, अब मंदिरों में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम आगे है और इसके अलावा मुलाकात होनी है, मीटिंग होनी है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत होगी। खैर, इस पर नजर बनी रहेगी। बात कर लेते कुछ और खबरों की। तो अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह से मुलाकात की। दिल्ली में पिता मुलायम सिंह से मिले अखिलेश यादव। शिवपाल यादव की नाराजगी के बीच बेहद अहम इस मुलाकात को समझा जा रहा है। शिवपाल यादव की सियासत पर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है। कल ही शिवपाल ने मोदी और योगी को ट्विटर पर फॉलो किया था। अब आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रसपा के मुखिया शिवपाल सिंह यादव जो है लगातार सुर्खियों में है। शिवपाल के बीजेपी का दामन थामने की चर्चा भी काफी यहां पर जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि दिल्ली में अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह से मुलाकात की है और इस दौरान शिवपाल यादव को लेकर काफी देर तक दोनों में चर्चा हुई है। मिली जानकारी यह भी है कि अखिलेश मुलायम की मुलाकात के दौरान सहारनपुर से सपा विधायक आशु मलिक भी मौजूद रहे। आशु मलिक को मुलायम सिंह यादव का बेहद करीबी माना जाता है। हालांकि सवाल यह है कि चाचा शिवपाल अपने भतीजे के साथ वापस आएंगे या फिर कोई नया रास्ता चुनेंगे, ये वक्त ही बताएगा। चलिए, बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। रक्षा मंत्री दिलकुशा आवास से डीएवी कॉलेज नाका हिंडोला जाएंगे, महानगर के होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे और डीएवी कॉलेज से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो आज इनके दौरे का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि जिस तरह से यहां पर सीएम योगी दौरे कर रहे हैं, तो वैसे ही यहां पर केंद्रीय नेतृत्व के जो दिग्गज हैं, तमाम दिग्गज भी जिनका यूपी आने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। अगर उसकी हम बात करें तो राजनाथ सिंह, जिनके यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है, आज भी महत्वपूर्ण काम है जहां पर आज राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। तो यूपी के दौरे पर है राजनाथ सिंह और इससे पहले लखनऊ पहुंचे थे जहां पर उन्होंने जनता का धन्यवाद किया था क्योंकि चुनाव में बीजेपी को यहां पर जीत मिली है। अनूप कुमार संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, आज राजनाथ सिंह का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है दिन भर? लखनऊ में था, चूंकि संसदीय क्षेत्र भी है और लगातार वो जनता से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत भी करते रहते हैं। छोटे मोटे कार्यक्रम भी होते हैं, उस पे भी अपना जो कीमती समय है वो तुरंत दे देते हैं क्योंकि लखनऊ की जनता से काफी लगाव है। 2014 की बात करें, इसी वजह से काफी बड़ी जीत हासिल की थी लोकसभा चुनाव में। 2019 में भी दोबारा जीत हासिल की थी। लगातार जनता से जनसंपर्क के साथ साथ पूरे देश की जो रक्षा मंत्री की कमान है उसको बखूबी निभाते हैं। कल कई कार्यक्रम थे, आज एक कार्यक्रम है, चूंकि शाम को डिग्री कॉलेज है, वहां पर जाकर होली मिलन समारोह है। यानी लखनऊ की जो जनता है ये उससे सीधे होली मिलन समारोह के माध्यम से मुलाकात भी करेंगे। एक औपचारिक होली मिलन समारोह है। आज अभी इस वक्त अपने दिलकुशा गार्डन आवास पर हैं। तमाम जो नेता हैं या फिर जो पीड़ित हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर लगातार उनके पास पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय है कि राजनाथ सिंह ऐसे एक नेता हैं जिनसे आसानी से चाहे छोटे मोटे लोग भी मुलाकात कर लेते हैं, जो पीड़ित हैं वो भी मुलाकात कर लेते हैं। यानी जो रक्षा मंत्री का बैरिकेटिंग है, जो जिस तरीके से एक उनसे मिलने का हालांकि पिछले नेताओं में देखेगा वो बिल्कुल नहीं है। लखनऊ के लोग बड़ी आसानी से उनसे मुलाकात कर लेते हैं और अपनी बात कहते हैं और इतना भी नहीं, उनकी बात बखूबी सुनते भी हैं, उनका काम भी करते हैं। तो इस वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ 2 दिवसीय दौरे पर हैं, कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 7 बजे के आसपास वो लखनऊ एयरपोर्ट रवाना हो जाएंगे और सीधी दिल्ली चले जाएंगे। राजश्री, चलिए, और इसके अलावा अगर हम निर्माण कार्यों की बात करें तो इस पर भी अहम चर्चा होनी है। कुछ अंडरपास ब्रिज है और इसके अलावा जो बीजेपी के जो वादे रहे हैं, जो चुनाव के पहले बीजेपी ने किए थे, उस पर भी बातचीत क्या संभव है? और दूसरी तरफ जनता का भी धन्यवाद यहाँ पर राजनाथ सिंह करते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, जिस तरीके से लखनऊ के विकास को लेकर काफी चिंतित रहते हैं रक्षा मंत्री, चाहे वो पुल का निर्माण हो या फिर ट्रैफिक की व्यवस्था की बात करें या सफाई साफ सुथरी की बात करें, लगातार उसके मॉनिटरिंग करते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करते हैं कि इन सब चीजों पर लखनऊ को बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं दी जाएं क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है और लगातार इस समय जो सीवर की लाइनें पड़ रही उसको भी लगातार वो जो उनकी निधि से या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के सामंजस्य
से लगातार काम चल रहा है। उसको लेकर जो तमाम जो समस्याएं हैं, उस साथ ही साथ लखनऊ की जो जनता है उसका धन्यवाद लगातार ज्ञापित करते हैं। जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनसे भी मुलाकात करते हैं। उनके अंदर एक जो उत्साह है, जोश है, जो काम करने का एक अंदाज है, उनको लगातार टिप्स देते रहते हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, तो अनु बहुत बहुत शुक्र है तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और वाकई राजनाथ सिंह पहुंचे कहीं ना कहीं तो जनता से भी उन्होंने संवाद किया है, उनसे फीडबैक भी लिया है कि उनके इलाके के विधायक अगर काम कर नहीं रहे हैं तो वो सीधे उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा विधायकों के साथ भी उन्होंने यहाँ पर बातचीत और मीटिंग की। कैबिनेट का भी विस्तार हुआ है, मंत्रियों से चर्चा हुई है। नजर बनाए रखेगा दूसरे दिन के दौरे पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की। तो केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने आज मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने पर मां को अपना प्रणाम निवेदित किया है। उन्होंने कहा कि आज हमने मां से लोक कल्याण की कामना से सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, यही हमारी कामना है। के चरणों में बाल्यकाल से प्रार्थना करने आता हूं और अपने परिवार, सभी शुभचिंतकों, सहयोगियों, सहायकों, सबके मंगल की कामना और लोक कल्याण की कामना की प्रार्थना किया। और मां विंध्यवासिनी के चरणों में उनकी कृपा से जो भाजपा की 4 राज्यों में सरकार बनी, उसके लिए भी उनको विशेष प्रणाम निवेदित किया। और मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद सदा बना रहे और हम सब लोक कल्याण के कामों में जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे, इसके लिए उनसे विशेष आशीर्वाद की कामना। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो वाराणसी से है। वाराणसी में लहुरा बीर चौराहे के पास सड़क धंस गई। तो वाराणसी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसी रोड से नेपाल के प्रधानमंत्री और योगी का काफिला गुजरेगा और यहाँ पर सड़क धसी है और सड़क धसने की वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। एक तो आज वीवीआईपी आवाजाही यहाँ पर रहने वाली है और वाराणसी से यही बड़ी खबर, जिस रास्ते से यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री और योगी का काफिला गुजरेगा वहां पर ये सड़क धसी है। लहुरा बीर के पास सड़क धसी है, ऐसा बताया जा रहा है। हादसा हो सकता है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये सड़क धसी है। और सबसे अहम बात यह है कि आज वाराणसी के दौरे पर है योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ आज मेहमान भी पहुंचे हुए हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री। काफी सालों बाद यहां पर किसी प्रधानमंत्री का दौरा है किसी दूसरे देश के। और आज शेर बहादुर जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, उनका काफिला यहां से गुजरने वाला है। तो वाराणसी में लहुरा बीर चौराहा ये बताया जा रहा है जहां पर सड़क धंस गई है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं एक तरह से जिस तरह से योगी की कार्यशैली रही है, तो जो बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि राजनाथ सिंह अगर यहाँ पर पहुंचे हुए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने कंस्ट्रक्शन कार्यों को लेकर भी चेतावनी यहाँ पर दी है कि जो भी इंजीनियर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो अलर्ट होकर काम करे या उसमें किस तरह की धांधली ना हो, इसका ध्यान रखें। तो सरासर ये चेतावनी है। अब इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, अब देखना होगा इस स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। देश में शनिवार को रमजान का चांद दिखाई दिया। चांद दिखने के बाद रमजान के पाक महीने की आज से शुरुआत हो गई है। 1 महीने तक चलने वाले पाक महीने के बाद मीठी ईद मनाई जाएगी। चांद दिखने के बाद यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ईदगाह पहुंचकर नमाज पढ़ी। वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य मंत्री और नेताओं ने रमजान की मुबारकबाद दी है। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि रमजान पर 2 साल बाद हम लोग आजादी की तरह खुशी मनाएंगे। आपको बता दें कि लोगों ने कोविड-19 में लगी पाबंदियों के चलते 2 साल तक रमजान खुलकर सेलिब्रेट नहीं किया था। हालांकि अब कोरोना के मामलों में कमी होने की वजह से सभी अपना त्योहार उत्साह के साथ मना पाएंगे। इधर अलीगढ़ में ग्रामीणों से खुद को बचाने के लिए एक दबंग ने एक लड़की के गर्दन पर चाकू रखकर खुद को छोड़ने की मांग का एक वीडियो वायरल किया है। और दरअसल ग्रामीणों ने देखा कि इलाके में कुछ दबंग एक टेम्पो चालक से कहासुनी कर रहे हैं। जिस दौरान जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो दबंग ने खेत से पानी लेकर जा रही एक लड़की के गर्दन पर चाकू रख दिया और लोगों को धमकाने लगा और रास्ता मांगने लगा जाने के लिए। लेकिन साहस दिखाते हुए ग्रामीणों ने युवक से लड़की को छुड़ाकर युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका जो है वीडियो सामने आया है।
क्षेत्र अधिकारी विकास चौधरी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने जानकारी दी है कि पकड़े गए तीनों आरोपियों पर वैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज किया गया है। को मारने का प्रयास करते हुए दिखाया जा रहा है। इसमें जो व्यक्ति है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तथा मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। इधर रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान पुलिस ने बाइक सवार चैन स्नेचर के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश का एक अन्य साथी भागने में कामयाब रहा। पूरा मामला ऊंचाहार थाने का है, जहां एसओजी ऊंचाहार और कोतवाली पुलिस की टीम चैन स्नेचर की तलाश में पहुंची थी, जिस दौरान दो बाइक सवार उधर से गुजरे। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार व्यक्तियों को रोकने पर उन लोगों ने फायर कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने फायर किया तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो गिर गया। दूसरा व्यक्ति भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भी फरार हो गया। चलिए बात देहरादून की, तो कोरोना संक्रमण थमने के बाद इस बार 4 धाम यात्रा में भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। जाहिर है कि ऐसे में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में तीर्थ यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने, ठहरने, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी कई व्यवस्था करने में सरकार की परीक्षा होगी। 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। 6 मई को केदारनाथ धाम और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान से खुल जाएंगे। पिछले 2 साल से कोविड महामारी की वजह से 4 धाम यात्रा का संचालन जो है प्रभावित रहा था, लेकिन इस बार तीर्थ यात्रियों की काफी संख्या में पहुंचने की संभावना है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए हैं। कई विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने यह पेशकश सबसे पहले की थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चंपावत में जनसभा करते हुए बातों ही बातों में चंपावत से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई थी। हालांकि अब इसे लेकर प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि कई विधायकों ने मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने की पेशकश की थी। इसमें चंपावत विधायक भी शामिल है। हालांकि उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान का ही होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस तरह से जनता ने उन्हें पसंद किया है, कम से कम 6 स्थानों से माननीय विधायक गणों ने इच्छा प्रकट की है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। और उसमें चंपावत में भी गहतोड़ी जी ने भी नेतृत्व से प्रदेश पार्टी हाईकमान से अनुरोध किया है कि मैं मुख्यमंत्री जी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो निश्चित रूप से चूंकि चुनाव भी होना है और मुख्यमंत्री जी को विधायक भी बनना है, तो ये सारे विचारणीय विषय हैं। और इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अगर चंपावत से चुनाव लड़ूंगा, तो लेकिन आखिरी फैसला इसको हाईकमान को ही करना है। चलिए बात कर लेते हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर की। तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग तय करेगा एम्बुलेंस का किराया। प्रति किलोमीटर के आधार पर तय होगी दर। पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा। एम्बुलेंस के किराए के नाम पर मरीजों से यहां पर लूट बंद होगी। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, देहरादून से पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग फॉर्मूला तय किया जाएगा एम्बुलेंस के संचालन को लेकर। तो देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, एम्बुलेंस के किराए के नाम पर मरीजों से जो लूट हो रही है उसे बंद करने के लिए ये कवायद शुरू की गई है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग अब एम्बुलेंस का किराया तय करने वाला है। तो प्रति किलोमीटर के आधार पर ये दर तय होगी। एक और बड़ी खबर देहरादून से। उत्तराखंड में आज हो रही है पीसीएस प्री परीक्षा 2022। प्रदेश के 26 शहरों में 680 केंद्रों पर पीसीएस प्री परीक्षा। 318 पदों के लिए 2,56,935 परीक्षार्थी इस एग्जाम देंगे। देहरादून में सबसे ज्यादा 71,687 परीक्षार्थी, रुड़की में 26,836, हल्द्वानी में 27,526 परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं।
चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।